आज की क्लास को सार्थक बनाते हुए, और टॉपिक अपना गुप्त काल। तो गुप्त काल वाले टॉपिक पर आ जाओ, क्योंकि अपने को ले दे के पढ़ाई तो करनी है। गुप्त काल में कल मैंने आप लोगों को चंद्रगुप्त तो पढ़ा दिया, उसकी तो जिंदगी बदल गई। वो तो महाराज अधिराज बन गया। किसके कारण? कुमार देवी के कारण। जी, कुमार देवी। इसलिए चंद्रगुप्त की जब जब बात होगी तब तब कुमार देवी की बात जरूर होगी। अब चंद्रगुप्त का बेटा शासक बना, नाम क्या है? समुद्रगुप्त। इसका समय 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। तो 335 से 375 ईस्वी तक ये समुद्रगुप्त है। इनके बारे में दो चार बातें आप सुन लो, समझ लो। समुद्रगुप्त जो है, वाह, तो समुद्रगुप्त की बात यह है कि ये जो चंद्रगुप्त थे, इसके दो बेटे हैं। पहला बेटा काचगुप्त और दूसरा समुद्रगुप्त। ये शासक बनना चाहता है बड़ा होने के कारण। इसके ताम्र सिक्के भी प्राप्त होते हैं। इसका मतलब लगता है कि ये कुछ दिन, 2-5 दिन शासक रहा था। ताम्र सिक्के इसके प्राप्त होते हैं। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त के द्वारा सभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया, तो इसे चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी बनाया कि मेरा असली वारिस जो है वो समुद्रगुप्त है। तब ये विद्रोही बन गया, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त के द्वारा हरा दिया गया। इस प्रकार से काचगुप्त भी बीच में आता है, थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। इसकी जानकारी जो समुद्रगुप्त इतना फेमस इसलिए हुआ कि इसने अपना इतिहास लिखवा दिया। इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं दोस्तों, और इसके 2 अभिलेख जो है ना वो बड़े खास है। एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम कहते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। और दूसरा समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। तो ये 2 साक्ष्य अपने प्रबल है, बात करनी होगी। मैं पहले प्रयाग प्रशस्ति आपको बताऊंगा। प्रयाग प्रशस्ति तो कुछ क्वेश्चन है, वो अपन थोड़ी देर बाद देख लेंगे। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, और वास्तव में प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ लेख से ही प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था कि अशोक ने एक स्तंभ लेख की स्थापना कौशाम्बी में करवाई थी। मैंने 6 स्तंभ लेख बताए थे आपको, वृहत स्तंभ लेख 6 बताए थे। एक दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। तीसरा प्रयाग कौशाम्बी, प्रयागराज कौशाम्बी लिखा रखा है, उसी की बात है। तो इसकी कहानी भी बड़ी लंबी है, मुझे सारी बतानी पड़ेगी। तो ये जो स्तंभ लेख था अशोक ने लिखवाया था। अशोक ने लिखवाया था। मैंने आपको बताया था कि ये पहले कौशाम्बी में स्थापित करवाया गया था। कौशाम्बी, उस जमाने में कौशाम्बी एक बड़ा राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कौन सा राज्य था याद हो तो? वत्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को बहुत याद है। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। यहां अशोक ने अपना स्तंभ लगवा दिया। अशोक इस पर अपनी
7 लाइनें लिखवाता। मैंने आपको याद करवाया था कि वृहत स्तंभ लेख में कितनी पंक्तियां हैं? 7। 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों अशोक का वृहत स्तंभ लेख। वृहत स्तंभ लेख बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है ये, और इंटरेस्टेड होने के साथ साथ परीक्षा में प्रश्न भी आता है इस पे। अशोक ने 7 लेख लिखवा दिए जो भी उसके थे धर्म से संबंधित, जिसमें दूसरी लाइन में लिखा हुआ था कियम चू धमे। धम क्या है? फिर वो उसी पे आपासन बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे माद दे साध वेच है, मैंने याद कराया था आपको। तो वही 7 लाइनें। फिर बाद में अशोक को लगा कि कौशाम्बी में जो संघ में फूट डाल रहे हैं उनको भी मैं रोकूं, तो एक लाइन उसने और लिखवा दी कि जो भी बौद्ध संघ में फूट डालेगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बौद्ध संघ में फूट के विरुद्ध चेतावनी याद हो तो आपको, तो ये भी उसने लिखवा दिया। इसे हम कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहते हैं, उसी पर है ये। तो ये तो वृहत हो गया दोस्तों 7 लाइन वाला, उसके नीचे ये लघु हो गया। ठीक है, फिर बाद में अशोक की एक रानी कारुवाकी का लेख भी इसी पर मिलता है। तो अशोक ने इस पर यहां अपनी रानी का लेख लिखवा दिया, ये वाला। इसे रानी का लेख भी कहा जाता है, रानी का लेख या कारुवाकी का लेख। कारुवाकी जो किसकी माता है? तीवर की माता। तो उसके पुत्र, अशोक के पुत्र और उसकी पत्नी दोनों का नाम यहां पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस अभिलेख के मजे अशोक ने खूब लिए। एक पर ही 3-3 है। ठीक है, फिर दोस्तों कोई 600 साल 650 साल बाद की बात है। एक दिन समुद्रगुप्त अपने मित्र और विद्वान हरिसेन के साथ घूमने आया। दोनों घूमते घूमते कौशाम्बी पहुंचे। तो कौशाम्बी में इन्होंने देखा, बोले ये क्या इतना ऊंचा, गोल गोल, सुंदर सुंदर, सफेद सफेद और इतने बढ़िया। देखो अशोक के स्तंभ इतने सुंदर है कि आज हमने भारत का राज चिन्ह बनाया उसको, समझ रहे? तो उसको देख करके जो समुद्रगुप्त था उसने अपने विद्वान साथियों को कहा कि क्या लिखा हुआ है पढ़ो ना। अब चूंकि मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि पढ़ना आसान नहीं था, तो समुद्रगुप्त ने अपने साथी हरिसेन, समुद्रगुप्त यहां आया और समुद्रगुप्त ने अपने साथी विद्वान, उसका संधि विग्राहक, उसका मित्र संधि विग्राहक, महाबलाधिकृत यानी सेनापति भी, तो कई पोस्ट थी उसके पास। सेनापति भी वही था, संधि विग्राहक भी वही था, नाम था उसका हरिसेन। हरिसेन के साथ आया था। हरिसेन को समुद्रगुप्त ने कहा कि क्या है? बोले पता ही नहीं है साहब। बोले जगह अच्छी है, आप कहो तो सफेद इस लेख पर मैं आपका लेख लिख दूं। उसने कहा लिखवा दे। तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त का लेख लिखवाना शुरू किया। करीब 27 पंक्तियों में समुद्रगुप्त का जितना भी इतिहास था, उसने कितने युद्ध किए, किस किस को मारा, कैसे जीता, कितनी प्रकार के सिक्के, उसकी पत्नी, उसका जीवन, कब राजा बनाया, इस प्रकार से ये इतिहास समुद्रगुप्त का लिखा दिया गया। तो अधिकांश प्रयाग कौशाम्बी का जो स्तंभ है उस पर समुद्रगुप्त का इतिहास लिखा हुआ। इसे समुद्रगुप्त का इतिहास लिखे जाने के कारण इसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, क्योंकि प्रशंसा रूप में इतिहास लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति से कहा जाता है। पूरा इतिहास मिल गया।
इसी पर यह बात लिखी हुई है कि काचगुप्त शासक बनना चाहता था, लेकिन जब सम्राट चंद्रगुप्त ने घोषणा की कि समुद्रगुप्त मेरा उत्तराधिकारी होगा, तो कई लोगों के मुख मलिन हो गए और समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो हर बात की जानकारी यहां पर मिलती है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों, इसमें पूरी गुप्त इतिहास, गुप्त वंशावली मिलती है। और इसमें गुप्त वंशावली की शुरुआत कहां से होती है? श्री गुप्त, इसके बाद में घटोत्कच, फिर इसके बाद में चंद्रगुप्त, और फिर इसके बाद में कहां तक? समुद्रगुप्त तक का इतिहास इसमें मिलता है। तो इसने खुद का ही नहीं है, अपने पुरखों का भी इतिहास लिखा दे। कल मैंने श्रीगुप्त में लिखाया था, आपको खोल के देखो आज श्रीगुप्त वाले में लिखाया ना, देखो तो, देख लिया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रयाग प्रशस्ति में ही श्रीगुप्त के नाम का उल्लेख मिलता है, बाकी और जगह से नहीं। फिर बाद में दोस्तों गुप्त काल खत्म हो गया, राजपूत काल आ गया। ये कौशाम्बी वक्त के थपेड़ों को सहते हुए, क्योंकि यमुना और गंगा के बीच में पड़ता है, तो कभी भयंकर बारिश हुई होगी, गंगा और यमुना का पानी फैला होगा, कौशाम्बी नष्ट हो गया। कौशाम्बी में खंडहर बचे, और कोई 1300 साल बाद 1586 में यहां अकबर आया। 1300 साल बाद अकबर बीरबल के साथ यहां आया। दोनों ने जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे, लेकिन जंगल में इन्होंने इस कौशाम्बी के इस मंगल को देखा, और अकबर ने कहा, बोले यार ये क्या है? बोले ये तो बहुत सुंदर है, किसने बनाया होगा? कितनी सुंदर मूर्ति, कितना सुंदर पिलर, और इस पे तो कुछ गड्ढे भी हैं, क्योंकि जब लिखा जाता था पहले तो छेनी से अक्षर खोद करके उन पर पेंट कर दिया जाता था, अक्षर भी बड़े बड़े। तो अकबर जो था, उसके कुछ दिन वो इलाहाबाद में रहता था। इलाहाबाद उसकी तात्कालिक राजधानी थी। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। अकबर इसको देख करके एकदम दंग रह गया कि इतनी बढ़िया कला आज तक ऐसी नहीं है। उसने इलाहाबाद में अपने सारे विद्वान को बुला लिया, बुला जाओ रे, दरबार लगा दिया, और सबको कहा कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और मुझे पढ़ करके बताओ। अब कौन बताए? अकबर ने खुद को कहा, कह रहा मैं तो अनपढ़ हूं, तुम तो पढ़े लिखे हो, नवरत्न हो तुम मेरे, तुम्हें मैं पेमेंट करता हूं, और तुम लोग यदि पढ़ नहीं पा रहे तो मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा। मैं अनपढ़ हूं, तुम तो पढ़ो, तुम तो पढ़े लिखे हो। अब अकबर को कैसे समझाए कि साहब ये पढ़ाई नहीं पढ़ी हमने, दूसरी पढ़ाई पढ़ी है। लेकिन अनपढ़ आदमी को ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे आज भी याद है, जब मैं चौथी क्लास में था तो मेरी एक पड़ोस में आंटी थी और गुजरों के, तो उसने मुझे पिताजी से पिटवा दिया था। वह क्या कि जो अंकल थे वो फौज में थे और वहां से पत्र आते थे, और वो आंटी मुझे बुला लेती थी और अकेली बैठा करके पत्र पढ़वाती थी। और चूंकि भाई पति का पत्र है यार, वो ध्यान से सुनती थी, और मुझे याद आ रहा आज भी कि वो बहुत रोती भी थी बीच बीच में, और एक एक लाइन को 3-3 बार बुलवाती थी। स्नेह था। एक बार वो लाइन छोड़ो, एक बार आर्मी से कोई उनकी पेंशन ग्रेजुएटी बढ़नी, वेतन बढ़ने का कोई लेटर आया, क्योंकि लेटर तो आर्मी से आया था, वो अंग्रेजी में था। मैं चौथी क्लास सरकारी स्कूल में था। अब वो लेटर आया और वो आई और मम्मी को कहा कि भेज दो, वो पत्र पढ़ना है। जा भाई। मैं गया, अब पत्र खोला अंग्रेजी में। मैंने कहा कि मेरे को तो नहीं आती। उसने कहा क्यों नहीं आती? वो बिल्कुल अनपढ़। मैंने कहा अंग्रेजी में। अंग्रेजी क्या होती है? अरे तू पढ़, आज तक भी तो पढ़ रहा था, अब क्यों नहीं पढ़ रहा? मैंने कहा कि पहले तो हिंदी में था, अब अंग्रेजी में। उसको हिंदी अंग्रेजी का मतलब नहीं, उसको तो पढ़ने से मतलब था कि तू फिर पढ़ता है कि नहीं, स्कूल में जाता है कि नहीं। और फिर आकर के घर में हंगामा करके पिताजी को कहा कि
ये छोरा है ना आजकल सही चाल चलन नहीं है इसके, ये पहले होशियार था, आजकल ये स्कूल में नहीं जाता, उनके साथ में वो क्रिकेट खेलता है। और सच में मैंने एक बैट ले भी आया था, तो पिताजी को फिट बैठ गई कि हाँ वास्तव में आजकल कमजोर। बोले क्यों? अब मेरे पिताजी अनपढ़, उसने कहा पहले ये जो भी पत्र आता था फौज से वो पढ़ लेता था, आज इसको कुछ पढ़ना पढ़ना सब भूल गया। तो पिताजी ने वही 2-4 सरका दिए। अब कैसे समझाए उनको कि पढ़नी पढ़नी में बड़ा फर्क है। ये कहानी बीरबल के साथ हुई। अकबर ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो ना, इतनी विद्वान हो, तुम पढ़ के बताओ। अब बीरबल को अकबर बहुत चाहता था, अपने साथ रखता था। बाकी के लोग विद्वान जलते थे इस बात से, उनके पेट में मरोड़े उठा करते थे इस बात के कि अकबर बीरबल से ही इतना स्नेह क्यों। उनको लगा कि मौका ठीक है। अब अकबर ने जब नवरत्नों की बैठक बुलाई तो उसमें सबने सामूहिक रूप से कहा कि आज बीरबल का बल निकालेंगे, और सबने कहा कि हम सब में से एक ही विद्वान है, महाविद्वान, वो है बीरबल। यदि वो नहीं पढ़ पाया तो इसका मतलब वो विद्वान कहलाने के लायक नहीं है, वही पढ़ेगा। अब अकबर की फिट बैठ गई कि मैं तुझे सब इतना रेस्पेक्ट देता हूं, इतना सम्मान देता हूं, तो इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान है, और यदि तूने नहीं पढ़ा ना तो आज मैं तुझे पद से भी हटाऊंगा और जेल में भी डालूंगा। बीरबल को फंसा दिया। अब मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि पढ़े तो पढ़े कैसे? बीरबल ने खूब दिन भर इसके चारों तरफ चक्कर काटे, ऊपर देखे नीचे देखे, पढ़े तो क्या पढ़े। अंत में बीरबल को शाम होते होते कि कल तो फांसी दे देंगे या फिर कैद में डाल देंगे, आज मैं क्या करूं। फिर उसको अपने दिमाग में सातिरता आ गई कि मैं नहीं पढ़ पाया, इसका मतलब कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, और जो भी पढ़ दूंगा वो ही सही है। मैं जो भी पढ़ दूं, क्योंकि कोई वास्तव में क्या लिखा है ये तो कोई पढ़ने की औकात है ही नहीं, और मैं जो बोल दूं वही सही है। अंत में बीरबल ने बताया कि इस पे श्रीमान कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये पहले की फूल पत्तियों का चित्रण है जो लुप्त होने जा रही थी, इसका उल्लेख मिलता है अकबरनामा में। तो ये पुरानी फूल पत्तियों का चित्रण और डिजाइन है, और यदि ये बात कोई गलत साबित कर दें तो आप मुझे सहस्र फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन ये कोई भी लेख नहीं है, कोई पढ़कर दिखा दे कि लेख है तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। अब बीरबल ने कह दिया आपको दूसरा पढ़ तो सकता ही नहीं है। तब अकबर ने कहा कि चल ठीक है, इस पर कोई लेख नहीं है तो तू एक काम कर, मेरा लेख लिख दे। तो बीरबल ने इस पर अकबर का जो लेख था, अकबर का इतिहास की 3 पंक्तियां, 3 लाइन लंबी लंबी उसने इस पर लिख दी। इसे कहते हैं अकबर का लेख, अकबर का लेख। लेकिन बीरबल बड़ा उस्ताद था, अकबर का लेख लिखते लिखते उसने एक पंक्ति अपनी भी जोड़ दी, इसलिए इस पर बीरबल का लेख भी मिलता है, उसका नाम भी है और साथ में उसका लेख भी है। वक्त के थपेड़े ऐसे रहे कि बाद में जहांगीर जो था, जहांगीर वो अकबर से विद्रोह करके 1603 में यहां छुपने के लिए आया था कौशाम्बी में। उसने भी इसको देखा, देख देख करके इसी के नीचे बैठा रहा 2 दिन तक छुपते छुपते, और तब ये इसी से बात किया करता था अकेले में कि तू क्या है, मैं क्या हूं, तू खड़ा है, मैं यहां हूं। अंत में जहांगीर कुछ दिनों बाद अकबर की मृत्यु हुई और वो शासक बन गया। दोबारा जब शिकार पर गया तो उसको ये याद आया, उसने कहा उखाड़ रहे इसको, और कौशाम्बी से उखड़वा कर ये जहांगीर इसको और इलाहाबाद ले गया। कहां ले गया? इलाहाबाद, जिसे क्या कहते हैं? प्रयागराज। तो जहांगीर ने इस पर एक पंक्ति अपनी लिखवा दी और यह भी लिखवा दिया कि मैं इसको लेकर के कहां आया हूं, कौशाम्बी से कहां, इलाहाबाद में लाया। इलाहाबाद का नाम पहले भी प्रयाग था। अब अंग्रेजों ने जब इसकी खोज की तो ये कहां से मिला? अंग्रेजों को कहां से मिलेगा? इलाहाबाद में मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज बहुत बाद में आए जहांगीर के। तो उन्होंने जब खोज की तो ये प्रयागराज में मिला।
अब प्रयागराज में इसमें सबसे खास चीज क्या नजर आती है? यही, क्योंकि अधिकांश पिलर जो है ना वो समुद्रगुप्त के मजे लिए हुए हैं इस पर, उसकी प्रशस्ति है, इसलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना गया है। इसलिए समुद्रगुप्त का सारा ही इतिहास इस प्रयाग प्रशस्ति में उत्कीर्ण है। मैं जहां तक सोचता हूं आपने इस बात को समझ लिया है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यहां से उतारना शुरू कर दो, आप यूं का यूं उतार लो। तो किसी ने बहुत अच्छे शब्द कहे हैं, शिक्षक दिवस की बधाई। साथी हो श्री कृष्ण जैसा तो अर्जुन को भी महान बना देता है, शिक्षक हो आप जैसा तो हमारी सफलता की राह को आसान बना देता है। आप साथी बने रहना, हमें महान तो नहीं पर सफल बना देना, शिक्षक सर्वश्रेष्ठ हैं आप। तो प्रशंसा के प्रयाग प्रशस्ति की तरह प्रशस्ति रची गई है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। मौर्योत्तर काल, एक मैडम ने जो प्रश्न पूछे थे आप सुन लो इनको। मौर्योत्तर काल में आर्थिक विकास और समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसायों को उल्लेख? मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न मिनांडर वाले मैंने बता दिया था। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये डिमेट्रियस है, द्विमित्र। तो ये आपके आने के लायक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना मेंशन नहीं है। मौर्योत्तर काल की आर्थिक समृद्धि है बस। फिर भी जिस भी भाई ने पूछा है, जिस भी बहन ने पूछा है, अच्छी बात है कि वो पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो है ना, एक तो अच्छी तैयारी करो, सिलेक्शन कराओ, इसके बाद का समय बड़ा शानदार निकलेगा। विशेषकर ट्रेनिंग का जो टाइम है आपका, वो बहुत यादगार बनने वाला है। क्योंकि आप लोगों की ट्रेनिंग सेंटर चाहे आरपीएम में बेसिक होगी थानेदारों की, या ओटीएस में बेसिक होगी आरएस वालों की, इसके बाद दोनों को दोनों जगह शिफ्ट किया जाता है, उन्हें आरपीएम में, उन्हें ओटीएस में, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर ओटीएस। तो मुझे याद है हम लोग दिन भर खेलते थे, मतलब क्लास लगती थी 2 घंटे, और उस क्लास में जो है कुछ एक शासन अधिनियम पढ़ाए जाते थे, राजस्थान सर्विस रूल पढ़ाए जाते थे। 2 घंटे के बाद सारा जो समय था वो खेलने में बीतता था। सरकारी तौर पर खेल होता था, जैसे बड़ा सा रस्सा होता था, वहां पर है, होता क्या था हमेशा ही है, तो उसमें बराबर बराबर संख्या में लड़कों को लगाया जाता था, आधे इधर आधे इधर, और बीच में क्रॉस बॉर्डर होता था।
अब उनको पूरा जोर लगाकर वो इधर खींचते थे, वो इधर खींचते थे कि देखे कौन बॉर्डर क्रॉस करे। तो कई बार ऐसा होता था, मुझे ध्यान है कि ढील देख करके वो लोग अचानक खींचते खींचते इतनी ढील देते कि सारे के सारे पूरे गिर जाते, लगभग जैसे 60-70 थे, मतलब सबको मिट्टी झाड़नी पड़ती। हमारा दूसरा ग्रुप जो था वो बड़ा बदमाश था, वो हमेशा एक साइड ले लेता और फिर एक को इशारा करता, और तभी जो है ना वो जो दूब में पानी डालने का बोरिंग का मोटा पाइप होता है, वो हम जहां पर खींच रहे होते थे वहां अचानक उसको खोल दिया जाता, जहां हम खींच रहे होते वहीं पर पूरा पानी भर जाता, फिर वो खींचते खींचते अचानक ढील दे देते और सब उस पानी के अंदर जो है गंदा जो होता था। हम सूट वूट टाई बेल्ट लगा करके जाते थे क्योंकि पढ़ना होता था, और सबका सर्वनाश वहां पर हो जाता। हालांकि हम जीत जाते, ये अलग बात है क्योंकि वो बॉर्डर हमारा क्रॉस जो हो जाता था, लेकिन जीतने की कीमत ये होती थी कि पूरे कीचड़ में सन जाते थे। तो मुझे याद आते हैं वो दौर। आप लोग भी, मैं सही कह रहा हूं, एंजॉय करोगे, ये सर्विस नहीं लगनी पर सिर्फ दर्द बचेगा, सर्विस लगने के बाद सिर्फ आनंद बचेगा। इसलिए आज यदि संघर्ष करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, तो आप करो। खैर तालीम वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं सोचता हूं उस दौर को, क्योंकि बाकी शिक्षक जो हैं वो बेचारे शिक्षक हैं, वो उधर तक सफर नहीं कर पाए, अलग बात है, लेकिन मैंने वो दौर देखा है, आप वाला पढ़ने वाला और बाद वाला दोनों। इसलिए मैं कई बार मेरा मन होता है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि तुम इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, तुम्हें रियल में खुशी देखनी है, रियल में आनंद लेना है, तो तुम आज ये पढ़ाई कर लो, ये वक्त है पढ़ने का, ये तुम्हें इतना सुख देगा कि तुम सोच नहीं सकते। क्योंकि सुबह उठने के बाद में सरकारी मेस, बहुत बढ़िया भोजन, सुबह का नाश्ता, और दादागिरी इतनी कि रसगुल्ले ठीक नहीं है, अब ये जो रबड़ी ये भी ठीक नहीं है, मतलब सुबह भी, दोपहर को, शाम को मिठाई, और साथ में बहुत बढ़िया नाश्ता, कभी उपमा, कभी कुछ और, कभी कुछ और, जो मन में आए। 7 या 8 स्टूडेंट लिख करके पहले दिन दे देते थे कि कल हम ये खाएंगे, अब वही बनता था, छोले भटूरे खाने। कई बार इसमें विवाद होता, हमारे सामने वाले जो हमेशा खेल में प्रतिद्वंदी बनते हैं, तो हम जो चीज लिख करके दे जाते हैं वो शाम को फिर ग्रुप में आते हैं और फिर चेंज करा देते हैं उसको। नियम ये है कि ज्यादा संख्या में जो विद्यार्थी लिख करके देंगे कि हमें कल सुबह ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, शाम को ये सब्जी, तो वही होते थे। फिर बाद में मैंने एक ट्रिक निकाल ली थी, ये अलग बात है, मेरे ग्रुप में, कि फर्जी साइन करना। तो जैसे मान लो हम 17-18 जने थे, उनके ग्रुप में 22-23 थे, तो मैं उनके वाले छात्रों के साइन मैं कर देता था 5-7 के, और बाद में तो मैं मनाने लग गया था, उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, वो 16-17 भारी कैसे पढ़ रहे हैं 24-25 पर, बाद में उन्हें पता लगा था। तो मतलब कि हर चीज एक एंजॉयबल है, उसका भी एक आनंद है। किसा मुझे घिया की सब्जी पसंद है और मैंने वो बनवा दी, हालांकि सब्जियां 4-5 बनती हैं, उनमें वो एक बनवा दी, और उन लोगों को उन्होंने कल घिया कटवाई और बाद में वही बन गई, तो वो खा तो रहे हैं लेकिन उनको दर्द हो रहा है, और हम मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनको देख देख करके, यार कि शानदार सब्जी बनी, देखो कितनी बढ़िया। तो ये एक वो पल होते हैं जिनको हमने लोग एंजॉय किया करते थे। तो आप लोग जो है सच में ये वक्त पढ़ने का है, उस चीज की कल्पना किया करो। कभी कभी आप लोग जाया करो आरपीएम में, जहाँ जो लोग थानेदार बनने का ख्वाब रखते हैं, राजस्थान पुलिस अकादमी, वहां जहाँ ट्रेनिंग चल रही होती है आरपीएस की, एसपी की, इनकी थानेदारों की, तो इंस्पेक्टर्स की, वहां ट्रेनिंग चल रही होती है, तो आप लोग जाया करो, कोई रोक नहीं है। वहां जाना, देखना, बैठना, मिलना, सिलेक्टेड लोगों से बातचीत करना, ये कोई रोक नहीं है। हमारे पास खूब लोग आते थे, ग्रुप के ग्रुप, कोचिंगों की ग्रुप के ग्रुप आते थे, वो देखते थे। ओटीएस अपना ये जेलन मार्ग पर ये जो स्मृति पुलिस वन है, उसके ठीक सटा करके वो है, तो आप अंदर जाओगे 1-1.5 किलोमीटर में फैला हुआ शानदार बिल्डिंग है, वहां पर और कुछ भी नहीं है, वहां सरकारी सिस्टम है बस, और छात्रों की जो सिलेक्शन वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए खुला बागान, खुला मैदान, खेलने की सुविधाएं, और उनके लिए हॉस्टल, जो पूरा लग्जरी हॉस्टल होते हैं। तो आप लोग जाया करो, प्रेरणा मिलेगी। हम तो जाते थे जब हम आरएस की तैयारी कर रहे होते थे, तो हालांकि हमारे जानकार थे वहां पर, तो हम उनसे मिलने जाते थे, मैस का खाना भी खाते थे, रुकते भी थे, और ये प्रण लेकर आते थे कि यार इतना पढ़ना, अब की बार तो बस यही आना है, बस 3-4 महीने की बात बची है, अब तो
परीक्षा लग जाएगी, इसके बाद 5-6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और फिर 9 महीने बाद अपन यहाँ आ जाएंगे। मतलब टारगेट था कि हमें यहाँ आना है। तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो कभी कभी घूमना चाहिए। तो उतार दिया होगा ये, ओके, ये भी उतारो और इसको ऐसे ही उतारो। कोई बात नहीं, मेरे से भी शेर बने नहीं थे, मैंने भी यूं काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। हाँ, आप लोग भी नहीं बनते हैं तो मेरी तरह तो बना ही दोगे कम से कम। ना ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैंने तो ये गिने भी नहीं। ये लाइनें लिखना ये फिक्स नहीं है, आप समझ जाओ कि यहाँ शोक की व्रत है, ये लघु, ये लाइनें फिक्स नहीं है बेटा, मैंने गिनी ही नहीं है, ये फिक्स नहीं है। आप एक अनुमान आधार पर। वो नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है क्रेटा, इससे लोग चलो आगे। एक रजिस्टर पड़ा इसी कलर में, लिखा है गुप्त कार, वो लिया हमने, गलत लिया है, ये तो रखिए, ये ले जाओ, बीच वाला दबा देना, गुप्त कार लिखा हुआ है ना, अपनी यहीं गेट के सामने खड़ी है।
तो उम्मीद है अपनी सबने बना दिया। अरे वाह, वेरी गुड। तो उम्मीद कौन कौन तोड़ रहे हैं? अच्छा, पिछ वाले तो सबसे आगे हैं। तो चलिए, अब आपने बना दिया है तो मैं इतनी सी बात, और एक सेकंड नंबर का अभिलेख है जिसका नाम है एरन। तो एडिंग डाल दो, समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख। एरन, ये एरन कहां पड़ता है दोस्तों? ये सागर जिला, एमपी। एमपी में बेतवा नदी के किनारे नदी किनारे स्थित एरन गुप्त काल में भोगनगर कहलाता था। भोगनगर कहलाता था। तो यहां दो जनों के लेख मिले गुप्त काल के। एक समुद्रगुप्त का लेख मिला, और दूसरा गुप्त शासक बुद्धगुप्त का लेख। तो ये जानकारी भी फटाफट उतार दो, बस हो गई पूरी। लिख दिया? ओके। अब यहां ये बात जोड़ दो कि इस लेख में लिखते जाओ, इस लेख में लिखो, इस लेख में समुद्रगुप्त की तुलना
की तुलना इंद्र यमराज एवं कुबेर से की गई है। कुबेर से की गई है, लिख दिया। कैसे दोस्तों कि जब युद्ध में उतरता है समुद्रगुप्त तो इंद्र के समान लड़ता है। इंद्र, देवराज इंद्र, जब समुद्रगुप्त को गुस्सा आता है तो वो यमराज के समान है, उससे बढ़कर है। और जब समुद्रगुप्त खुश हो जाए तो धन लुटाने में वो कुबेर से बढ़कर है, तो उसे तुलना की गई यहाँ पर। तो इंद्र यानी युद्ध में वो इंद्र से बढ़कर है, गुस्सा आने पर वो यमराज से भी बढ़कर है, और खुश हो जाए तो कुबेर के समान धन लुटा देता है, इतना बड़ा धनिक है। तो इनसे तुलना की गई है। अब आप बात समझ गए होंगे। ओके, तो लेख खत्म हो गए। अब हेडिंग डाल दो समुद्रगुप्त की विजय, क्योंकि समुद्रगुप्त को याद इसलिए किया जाता है कि उसकी विजय है। अच्छा, दो तीन बातें मैं और जुड़वाना चाह रहा था, वो मेरे से गलती से रह गई। प्रयाग प्रशस्ति में अलग से हेडिंग नहीं डाली क्या अपन ने? तो अभी आपने हेडिंग डाली नहीं थी एक्चुअली, वो तो हमने उसी को लिख करके रह गया, विलेख को ही। अब उसमें मैं दो तीन प्रश्न भी बताने वाला था आपको, लेकिन पता नहीं क्यों ध्यान डाइवर्ट हो गया ना, मैं बात वो कर ही नहीं पाया। अब कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार आया है, भारत के दो महान शासक हैं, भारत में दो ही राजाओं को, दो ही शासकों को महान कहा जाता है, एक अशोक को और एक अकबर को। कभी भी समुद्रगुप्त के आगे महान नहीं लगा, उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। एक, जब भी आपने छठी सातवीं आठवीं दसवीं तक पढ़ा हो, अशोक महान और अकबर महान, ये अलग बात है कि वर्तमान में अकबर की महानता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, मुद्दा अलग है। लेकिन भारत में दो शासक ही महान माने जाते हैं, एक अशोक और एक अकबर, क्योंकि दोनों ने सिर्फ शासन करने के अलावा प्रजाहित के कार्य किए, जन कल्याण के कार्य किए। इसलिए भारत में दो महान शासक हैं, एक का नाम अशोक और दूसरे का नाम अकबर। क्वेश्चन ये आता है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें भारत के दोनों महान शासकों का एक ही अभिलेख में नाम उत्कीर्ण है? तो प्रयाग कौशाम्बी वाला, क्योंकि इसमें ऊपर अशोक का नाम उत्कीर्ण है और नीचे अकबर का नाम उत्कीर्ण। भारत के दो ही महान शासक, दोनों का एक ही अभिलेख में नाम उत्कीर्ण है, कौन सा? प्रयाग कौशाम्बी। तो बहुत ज्यादा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो है ना, वो ये है, एक बात। दूसरी बात, अब प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है, किस भाषा में है, लेखक कौन है, किसकी जानकारी मिलती है, ये बात हम लिखने से रह गए। तो हेडिंग डाल दो प्रयाग प्रशस्ति एक बार और, 5 लाइनें इस पर भी लिखेंगे, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। पांच पंक्तियां साफ नहीं है, 27 पढ़ी जा रही है, लेकिन टोटल 33 है। तो मैं लिखा रहा हूं आपको, आप लोग लिखेंगे इसको। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ये कहां से मिली दोस्तों, बताओ, बता दो। ये अशोक के प्रयाग कौशाम्बी
स्तंभ से प्राप्त हुई है, से प्राप्त हुई है। भाषा कौन सी है बताओ? संस्कृत। भाषा संस्कृत। इसकी शैली कौन सी है बताओ? चंपू। चंपू। चंपू किसे कहते हो आप लोग? जैसे आप लोग दोस्तों में हर किसी को कहते हैं चंपू हट जा। नहीं वो नहीं, बेवकूफ सा होता है उसे बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा। जिसको अचानक गुस्सा आ जाए और अचानक रोने लग जाए उसे क्या बोलते हैं? चंपू। चंपू। तो दोगला मिश्रण होता है, अर्थात गद्य एवं पद्य शैली जब बनती है, यानी कि जब गद्य में भी हो और पद्य में भी हो, पंक्तियां भी हो और कविता भी हो, दोनों रूप में, उसे क्या कहते हैं? चंपू। तो चंपू शैली, चंपू। मैंने क्या लिख दिया? अजी चाहिए, पंपू नहीं है मैडम जी। आप लोग देखो ना, चंपू। तो कितनी पंक्तियां हैं? कुल 33 पंक्तियां, जिनमें 27 पढ़ी जानी योग्य है। तो कुल कितनी पंक्तियां? 33 पंक्तियों में समुद्रगुप्त का इतिहास उत्कीर्ण है। लेखक कौन था बताओ? हरिश्चंद्र। वेरी गुड। तो इसका रचयिता, रचनाकार एवं लेखक हरिश्चंद्र, और सहयोग यानी लिपि खोदने में सहयोग किसने किया? तिलक भट्ट ने। तो सहयोगी है तिलक भट्ट, उसका भी नाम लिखा मिलता है। उतार दो, उतारो। इसको पढ़ा किसने? कैप्टन एट्रॉयर ने 1834 में। तो इसको पढ़ने वाले कौन है? कैप्टन एट्रॉयर ने। तो ये बात मैं लिखूं, पहले ये लिख दूं, इसे कैप्टन एट्रॉयर ने 1834 में पढ़ा। क्या इसमें तिथि है? नहीं। तो यहां मैं लिख रहा हूं तिथि विहीन लेख, कोई तिथि नहीं है। जन्माष्टमी छुट्टी नहीं होगी ना? जन्माष्टमी छुट्टी थोड़ी होगी कुछ।
फिक्स नहीं है मतलब। तो लिख दिया क्या दोस्तों? तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा एवं गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि। लो लिपि भूल गए, बताओ, यहां लिपि भी जोड़ो। गुप्तकालीन ब्राह्मी तो लिपि कौन सी है? गुप्तकालीन ब्राह्मी। लिख दिया? सबने लिख दिया क्या? ओके। अब हम विजय पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की, और पूरे 2 घंटे लगेंगे। इतनी जीत हासिल की है, करीब 40 युद्ध लड़े उसने, 40, और सभी युद्धों में विजेता रहा। 40 युद्ध, और वो भी घमासान युद्ध। यहां तक कि एक युद्ध में तो उसने 12 राजाओं का जो संघ था, भारत के 12 राजा मिल गए थे, संघ बना लिया, उस संघ के साथ भी उसका युद्ध हुआ। समुद्रगुप्त की पहचान एक विजेता के रूप में है, और यह प्रेरणा देता है हम लोगों को आज भी कि यदि इरादे बुलंद होना तो जीत उसी की होती है जो वास्तव में शिकारी होता है। कभी भी बचाव करता इतिहास में टिका नहीं है। दो होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक बचाव करने वाले और एक शिकार करने वाले। आपके भी एग्जाम के समय पोजीशन यही होगी, या तो आप पढ़ाई करके इतनी धार तेज कर लोगे कि आप एग्जाम को बड़े एंजॉय के साथ की चाल तरीके एग्जाम देकर तैयारी पूरी है ढेर कर देंगे, तब आप शिकारी और एग्जाम शिकार होगी आपका। और एक बचाव करता की स्थिति में कि नहीं यार थोड़ी तैयारी कम है, पता नहीं क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा, आप डर रहे हो, तब एग्जाम शिकार करेगी आपका। आप बचाव करते हो। हमेशा आक्रमणकारी जो होता है जीतता वही है, क्योंकि वो आक्रांता होता है, वो जोश होता है, उसमें हौसले होते हैं। आप बचते हुए एग्जाम में जाओगे डरते डरते तो खत्म हो जाओगे। जैसे युद्ध में जा रहे हो, एक आक्रमण करता आक्रांता शिकारी, वो शिकार करेगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम बनना क्या चाहते हो। शिकारी बनना है तो यूं नहीं झूठे जोश से थोड़ी ना किरने देख लेंगे एग्जाम को, चलो गोले तो काले करने कर देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। और इसके बाद वहां बैठ करके बजरंग बली की जहर पहला उतर दे टिकाओ रड्डी पर, ऐसे नहीं। वो तैयारी बोलती है अपने आप। एग्जाम के ठीक 15 दिन बाद पहले आपको पता लग जाएगा कि आपका रवैया क्या है। आपका दिमाग खुद कह देगा आपको कि वाह तैयारी बुलंद है। जैसे मैं दोनों दौर फेस कर चुका, वो जब जिसमें हमेशा डरते डरते एग्जाम में जाते थे, बहुत बुरा दौर होता था, तनाव, टेंशन, जिंदगी डूबने का डर, क्या होगा का टेंशन, ना नींद अच्छी थी, रात को सोए रहते, नींद आती नहीं, आती तो थोड़ी देर, घंटा 1.5 घंटा नींद आने के बाद फिर जाग, फिर आंखों में कटती, फिर सुबह से थोड़ी सी नींद आती, नींद के लिए बेचैन, और कोई बात करे तो बेचैन। बहुत बुरा दौर था। और एक वो जिसमें हम तैयारी पहले करके और एकदम से परीक्षा के 7-8 दिन पहले किताबें बंद करके रख देते कि पूरा हो गया, सब रिवीजन हो गया, किताब रख दी, और फिर दोस्तों के कमरों पे जाते थे और बता क्या हाल चाल है बता, और उसको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते कि उसको एक नहीं आता, तब वो कहता कि तू चला जा वरना सिर फोड़ दूंगा तेरा। हम दूसरे दोस्त को पकड़ लेते, शिकार करते उनका, परीक्षा भवन में जाते हैं बुलंद हौसलों के साथ। तो वो भी दौर था, नींद अपने आप ही आती थी, क्योंकि पता था कि सिलेक्शन तो होगा, अब ऊपर हो या नीचे पोस्ट तो मिलेगी, ऊपर वाली या नीचे वाली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो होता है एक कॉन्फिडेंस।
उससे जीत होती है। वरना तो 15 दिन पहले हौसले पस्त के नहीं अब की बार तो परीक्षा नहीं दूं, मैं तो भाग जाऊं यहाँ से, तो क्या कहेंगे घर वाले, क्या कहेंगे रिश्तेदार, क्या कहेंगे जीजा जी क्या कहेंगे, तो बड़ी टेंशन होती थी। तो दौर वो होता है दोस्तों। अब ये समुद्रगुप्त जो था ये शिकारी अवस्था में रहा हमेशा, इसलिए इसकी किसी भी युद्ध में मात नहीं हुई, भले एक दुश्मनों सामने या 15-12 दुश्मनों का एक संग। इसने, इसका रुतबा ही ऐसा था दोस्तों, इसकी पहचान दुनिया में, पूरी दुनिया में एक विजेता के रूप में, और विजेता के रूप में समुद्रगुप्त को अंग्रेज भी याद करते हैं। वो नेपोलियन के साथ तुलना तो कर लेते हैं समुद्रगुप्त की, लेकिन वास्तव में समुद्रगुप्त और नेपोलियन में तुलना संभव नहीं है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट 2 युद्ध में हार गया था बुरी तरह, ये तो किसी में हारा ही नहीं, इसे तुलना संभव ही नहीं है। आप इसका एक इमेज है, ये सैम गुप्ता कैसे आया, मैंने लिखा तो समुद्र था, अच्छा सैम ही लिखा था। ये तो समुद्रगुप्त है ना, उसके बहुत सारे सोने के सिक्के, ये फोटो जो है वो उत्कीर्ण है उस समय के कुछ मंदिरों पर, उस समय के कुछ मंदिरों पर ये उसका चित्रकला में जो चित्र है वो उत्कीर्ण है, और ये उसके सोने के सिक्के हैं, और ये वो वीणा बजाते हुए, कल मैं बता रहा था ना, अच्छा आपकी क्लास में नहीं, ये उसकी वो प्रशस्ति, समझ रहे हो। ये पेड़ देखो कितने नीचे रह गए हैं, व्यक्ति की औकात कितनी, एक आदमी खड़ा है पास में, वो तो जड़ के पास ही रह गया, और पेड़ ये बहुत बड़े वृक्ष हैं, यहां से देखो आप बड़े वृक्ष हैं, लेकिन ये वृक्ष तो इसके 1/3 पर ही रह गए, इनकी बहुत ऊंचाई होती थी दोस्तों, और आज भी खड़े हैं, 2300 साल हो गए धूप में बारिश में इनको खड़े हुए, लेकिन ये इमेज अजंता की चित्रकला की गुफा नंबर 16। तो ये समुद्रगुप्त का युद्ध में, उस समय कोई तोपें नहीं होती थी, तलवार लेकर के राजा को सबसे आगे निकलना पड़ता था, और वो जब 12 राजाओं का संघ भी होता था, समुद्रगुप्त यदि युद्ध में उतर जाता था तो भय काम करता था कि समुद्रगुप्त आ गया, जीतेगा भी मारेगा भी, बचना है तो बच लो बस, तो ये बात होती थी। एक और मैंने आपको प्रयाग प्रशस्ति दिखा दी, एरन वाली ओर देख लो फटाफट, एरना अभिलेख सही लिखा क्या, ये रहा, एरन अभिलेख समुद्रगुप्त का, ये उसने लगवाया खुद ने, ये अशोक का नहीं है। तो एक बात आप नोट करेंगे कि अशोक के स्तंभ तो अशोक के ही हैं, ना उसके पहले कोई बना पाया ना उसके बाद कोई बना पाया। समुद्रगुप्त इतना बड़ा विजेता होकर के भी, अभिलेख देखो उसका, कहां अशोक वाला, कहां ये टूटा फूटा खंडर सा लाल पत्थर का बना हुआ, वो बात है क्या, नहीं। इसलिए अशोक के काल को सचमुच भारत का गौरव में स्वर्ण काल कहा जाता है साम्राज्य की नजर से, ठीक है। अब हम समुद्रगुप्त की विजय की बात करेंगे। समुद्रगुप्त की विजय, तो दोस्तों ये विजय जो है, उन्हें 6 प्रकार की विजय की, 6 विजय नहीं, 6 प्रकार की विजय, 6 प्रकार की उसने विजय की, 6 नहीं, 6 विजय नहीं है, 6 प्रकार की विजय, जिनमें सबसे पहले
आर्यावृत की प्रथम विजय। सेकंड नंबर पर बी, दक्षिणापथ की विजय। फिर तीसरे नंबर पे आर्यावृत की सेकंड विजय। और फिर आठवीं राज्यों की विजय। फिर पांचवीं सीमांत राज्यों की विजय। और फिर नंबर 6 विदेशी राज्यों की विजय। इस प्रकार से 6 विजय हैं उसकी। फटाफट उतारो स्कोर, पहले की हेडिंग डाल दो। तो पहली ले लें आज, अभी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पहली विजय में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। आर्याव्रत की प्रथम विजय। प्रथम विजय। तो दोस्तों, आर्याव्रत उत्तरी भारत को कहते हैं। तो उसने अयोध्या, जिसे गुप्त काल में साकेत कहा गया, अयोध्या मतलब साकेत, से लेकर ग्वालियर तक का जो प्रदेश है, तक के नाग शासकों को, एक दो शासक नहीं थे, 4 थे, नाग शासकों को हराया। चार शासकों के नाम का उल्लेख मिलता। ये किस लाइन में है दोस्तों? 13वीं एवं 14वीं पंक्ति प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखा हुआ। प्रयाग प्रशस्ति में नीति कौन सी अपनाई है?
नीति है दोस्तों, प्रसभो उद्धरण। प्रसभ का अर्थ होता है बल, जिसका अर्थ हो गया बल पूर्वक। राज्य पर अधिकार कर लेना। लिख दिया, वाह। तो आर्यावर्त की प्रथम विजय का अर्थ, आर्यावर्त किसे कहते हैं पहले तो ये समझना चाहिए आपको। पता है क्या? बताओ तो। अरे उत्तरी भारत को क्या कहते हैं? आर्यावर्त कहते हैं। उत्तरी भारत यानी कि हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का जो प्रदेश है उसे आर्यावर्त कहा जाता है। तो यहाँ उत्तरी भारत का जो प्रदेश है यानी विंध्याचल से लेकर के और हिमालय के बीच का ये जो प्रदेश है इसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्यावर्त। जो कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त के पास जो राज्य था उसमें मगध तो था ही था और वैशाली भी मिल गया, वज्जी संघ ये भी मिल गया था, ये कुमार देवी लाई थी और ये उसको मिला था, इसलिए अयोध्या तक तो उनका अधिकार था। लेकिन इसने क्या किया है कि अयोध्या से लेकर के और ग्वालियर तक का जो क्षेत्र था ये क्षेत्र और उसने जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार समुद्रगुप्त की पहली विजय अपने साम्राज्य के पास वाले उत्तरी भारत के राज्यों की 4 राज्यों को उसने जीता। और ये जो 4 राज्य थे इनके अंदर जो राजा थे उन राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। तो ग्वालियर तक के नाग शासकों का रहा 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। और पंक्ति नंबर कौन कौन सी में मिलता है? 13 और 14। 13वीं और 14वीं लाइन किसकी लाइन? उसमें ये उल्लेख मिलता है। इसकी नीति कौन सी है? प्रसवोद्धरण। ये याद रखना जिसका अर्थ क्या है? प्रसव का अर्थ ही बल होता है। प्रसव के द्वारा, बल के द्वारा अधिकार कर लेना उसे प्रसवोद्धरण कहते हैं। तो उसने पहले 4 राजाओं को हराया और यहाँ के जो शासक हैं वो नागवंशी हैं, नागवंशी शासक थे जिनको इसने हराया था। तो आज बस इतना ही।